गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 5 लेसन हिस्ट्री पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एक अपरिचित संसार की समझ, अलबर्नी तथा संस्कृतवादी परंपरा, समझने में बाधाएं और उन पर विजय। तो देखते हैं हम, जैसा कि हमने पहले देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा सामान्य उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। एग्जाम्पल के तौर पर अलबर्नी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों, जो बैरियर थे, उनकी चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे, जो प्रॉब्लम कर रहे थे। इनमें से पहला जो अवरोध था, बैरियर था, वो भाषा थी, लैंग्वेज की। इसके अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेट करना आसान काम नहीं था। उसके द्वारा चीन दूसरा जो बैरियर था, अवरोध था, धार्मिक अवस्था थी, जो धर्म से संबंधित थी, प्रथा और बिल्कुल ही अलग थी, भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जरूरी जानकारी होने पर भी अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसका भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों एवं मनुस्मृति आदि से अंश उद्धृत किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अल बरूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। तो कास्ट के बारे में हम देखते हैं अल बरूनी के विचार। अल बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास किया है। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार, शासक वर्ग, भिक्षु, अनुनास्तिक, पुरोहित एवं चिकित्सक, खगोल शास्त्री, अन्य वैज्ञानिक और अंत में कृषक एवं शिल्पकार। दूसरे शब्दों में यह वह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनकी भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के लिए बावजूद अल बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसने लिखा कि हर वस्तु, वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वस्थ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल बरूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव होता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। जैसा कि हमने देखा है कि जाति व्यवस्था के विषय में अल बरूनी का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंश नामक श्रेणियों से सामान्यतः यह उपेक्षा की जाती थी कि वे किसान और जमींदारों के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध करें। दूसरे शब्दों में, हालांकि अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल किया जाता था। यह से तो श्योर सी बात है, किसान जमींदार का शोषण होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कृष्ट। तो जब 14वीं सेंचुरी में इब्न बतूता दिल्ली आया, तब उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिमी अफ्रीका एवं यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता ने समय इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्रा की, पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों तथा शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर रहा, मीन्स मौलवी, शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपभोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यों या आदान प्रदान करने थे। इनमें से अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दयी, दयावान दोनों हो सकते थे कि तथा सामान्य पुरुषों और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित थी। जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से
रेखांकित किया जाता था। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था कि श्रोता अथवा पाठक सुदूर पर सुगमे देशों के वृत्तांत से पूर्ण तरह से प्रभावित हो सके। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा नारियल एवं पान, तो देखते हैं इब्न बतूता की चित्रण की विधियों के कुछ बेहतरीन उदाहरण एग्जाम्पल है उन तरीकों से मिलते हैं जिनसे वह नारियल और पान दो ऐसी वनस्पतिक उपज जिनसे उनके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे का वर्णन करता है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में इतना ही।